क्या आप ये इमेजिन भी कर सकते हो कि एसए ऑप्शनल और जीएस 4 में ड्रीम मार्क्स लाने के बाद भी आप फेल हो जाते हो, वो भी मेंस में। एसए में 149, ऑप्शनल में 300+ एंड जीएस 4 में ऑल इंडिया रैंक 1 से भी ज़्यादा मार्क्स। फिर भी क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो जीएस 1, 2 एंड 3 की वजह से मेंस फेल है? तो मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहूँगा एंड आई वुड लाइक कि आप ये समझो इस वीडियो के माध्यम से हाउ नॉट टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और हाउ नॉट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, उसके लिए नहीं है। कीवर्ड है इस वीडियो का हाउ नॉट टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम बेसिकली कुछ कैलकुलेशंस अपने माइंड में रखते हैं। एक, हमारे पे टाइम कितना लगेगा, जिसमें एज फैक्टर, शादी का फैक्टर एंड बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा, मनी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये दो चीज़ें हैं जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। अगर इन चीज़ों को आप मिस कैलकुलेट कर जाते हो तो समझ लो आप बेड़ागर करने के रास्ते पर हो। हम बेस्ट एजम्पशन लेंगे, हम मान के चलते कि आप एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो रहे हो, यू आर गेटिंग अ रैंक इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। तब भी आपकी 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस क्या हैं? एक है कंपटीशन साइकिल की स्टेज, एक है प्री बिफोर कंपटीशन कह लो, एक है आफ्टर कंपटीशन स्टेज। हम इस वाली स्टेज पे फोकस करेंगे, बिफोर कंपटीशन स्टेज, लेक्चर में अपनी बात कंक्लूड करने से पहले। प्रॉब्लम ये है कि जो प्री है, ये मेंस है, ये इंटरव्यू है, ये रिजल्ट है। रिजल्ट के जस्ट बाद प्री है, ठीक है। अगर आप देखो प्री और मेंस में इतना बड़ा गैप है, मेंस और इंटरव्यू में काफ़ी बड़ा गैप है, बट रिजल्ट और प्री के बीच में ऑलमोस्ट 1 महीने या नेग्लिजिबल गैप है। तो आप ये मान के चलो, अगर आप एक अटेम्प्ट में भी सेलेक्ट हो रहे हो तो 1 ईयर तो आपका ये कंपटीशन स्टेज ले जाएगा। एंड बिफोर कंपटीशन स्टेज आप कितना ज़्यादा, कितने बेटर वे में ऑप्टिमाइज़ करते हो, वो आपको मैक्सिमम एडवांटेज देगा दूसरों के ऊपर। अब एक काम करते हैं, इस वीडियो के पर्पज़ के लिए इस बिफोर कंपटीशन स्टेज को 2 फेज़ में तोड़ते हैं। एक हमारी है टॉर्टोइज स्टेज, एक है हमारी रैबिट स्टेज। बेसिकली टॉर्टोइज मतलब जब आप स्लो बट स्टेडी होते हो, धीरे धीरे तैयारी कर रहे होते हो, रिसर्च स्टेज में होते हो, मोटिवेशन लाइफ में लो होता है, मतलब कुछ हुआ होता है लाइफ में जिसकी वजह से आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, लाइफ टर्न ले रही होती है, डिलेमा होता है कि यूपीएससी देना है नहीं देना है। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हाईली मोटिवेटेड स्टेज में होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है लोगों में, जैसे स्कूल के बच्चे, ठीक है। तो ज़्यादातर कंपटीशन यहाँ ख़त्म हो जाता है। मेरे लिए ये जो बिफोर कंपटीशन की टॉर्टोइज स्टेज थी, ये थी बेसिकली 2012 में जॉब ज्वाइन करने से लेकर जब रियल में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, वहाँ सितंबर स्टेज था। यहाँ देखो, ये जो मैंने डंडे बनाए, बेसिकली मैं अपना टाइम इसी तरह मैनेज करता हूँ ओवरऑल कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। 1 डंडा इक्वल टू 1 आवर। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ या 1 घंटा या 3 घंटे। उससे पहले मतलब ऑन ऑफ पढ़ रहे हैं, उसके पहले तो पता भी नहीं। ये सितंबर, अक्टूबर से अगर आप देखोगे थोड़ी कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एक टॉर्टोइज स्टेज है, जब आप श्योर नहीं हो, मतलब लाइफ में कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद टॉर्टोइज स्टेज को हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, टी माइनस एंड टी प्लस। टी माइनस स्टेज क्या है? ये बेसिकली वो स्टेज है जब आप कंपटीशन में तो नहीं हो। हम क्या होता है हमारा माइंडसेट, अभी थोड़ी प्रिपरेशन करते हैं, फिर दिल्ली जाएंगे। आप कई बार लोकल कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो लोकल एरिया की, या फिर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर लेते हो, या फिर आप बेस बनाते हो बेसिकली, ठीक है। ये स्टेज आपकी 32 साल की एज तक जनरल कैटेगरी में कई बार एक्सटेंड हो सकती है, सभी अटैम्प्ट जब तक आप एग्जॉस्ट ना कर दो। कई बार आप इस स्टेज में प्री में बैठ के देखते हो, यहाँ लक्ष्मीकांतें खरीदी जाती हैं, गाइडेंस और स्ट्रेटजी वीडियोस देखे जाते हैं। कुछ लोग 1-2 सब्जेक्ट्स ख़त्म भी कर लेते हैं, फ्री यूट्यूब वीडियो, टेलीग्राम, मतलब मोस्टली कोचिंग्स ज्वाइन नहीं करते, या फिर जो छोटी मोटी कोचिंग्स हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं। फॉर मी, मेरे लिए ये स्टेज जब मुझे पता है कि नहीं निकल रहा है, ये पता नहीं कब से शुरू हुई होगी, स्कूल कॉलेज के टाइम से, और जॉब ज्वाइनिंग के टाइम पे ये माइंड में क्लियर था कि एक तैयारी तो करनी है किसी रीज़न से। आई डोंट नो द रीज़न नहीं पता, ठीक है। और वो रीज़न सितंबर आने से पहले तक कल्मिनेट नहीं हुआ। तो बेसिकली 2012 से मैं मानूँ, अगस्त 2012 से लगभग सितंबर 2015, राइट। तो ये एक टी माइनस स्टेज है। अब कुछ होता है, समथिंग हैपन्स, ठीक। आपकी लाइफ चल रही थी ऑन ऑफ, कभी आपका मन करता है पढ़ेंगे, थोड़ा स्पाइक आता है, फिर चल रहा है, अब सडनली कुछ हो गया लाइफ में, एक कुछ इशू आया, स्पाइक आएगा आपकी प्रिपरेशन में। फॉर मी ये कंडीशन थी, फादर का ऑपरेशन, कर्नाटका कैडर है मेरा, एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश मेरा होम टाउन है। एंड बॉस से छुट्टी मांगी, जस्ट यार कि घर जाने दो प्लीज़। तो मेरे बॉस ने मना कर दिया कि ऐसे ऑपरेशंस होते रहते हैं।
अब यहाँ पे कंसर्न फॉर फैमिली आता है, दिस इज़ द रियल रीज़न। अगर आप मुझसे पूछो मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों करनी थी, यार मैं ऑलरेडी क्लास 1 ऑफिसर हूँ, देश सेवा ऑलरेडी कर रहा हूँ, 3 स्टेज न्यूक्लियर साइकिल में आप काम करते हो, अरियन सबमेरीन के लिए काम करते हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आप डायरेक्टली काम कर रहे हो, दिस इज़ द ड्रीम जॉब। और क्या कर लूँगा मैं देश सेवा में, और क्या कर लूँगा देश सेवा, मेरी ड्रीम जॉब है। आज भी मुझे आप कहो कि 60 की एज में मैं खुद को कहाँ देखता हूँ, ये रॉकेट का डिज़ाइन देखो, दिस इज़ समथिंग जो मेरे लिए फर्स्ट ड्रीम है। मैं 60s में अपना ये चाहूँगा, मेरा एक डिफेंस का एक इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्शन में कुछ रोल हो, राइट। बट लाइफ टेक्स टर्न, ठीक है, कुछ तो चेंजेस होते हैं उस टाइम पे, तो आपको निकलना है वहाँ से, क्योंकि फैमिली के लिए एक कंसर्न है। अब फैमिली इज़ ग्रेटर देन देश सेवा। देश सेवा आज भी मैं कर रहा हूँ, पता है कि कर लेंगे, जिसने करनी होती है देश सेवा वो हमेशा कर ले, जिसने नहीं करनी वो कभी नहीं करेगा, छोड़ दो उस चीज़ को। तो एक टर्न आया, बट ये टर्न ऐसा है कि 60-70% तक हम अपने एफर्ट डाल रहे हैं, बट इसमें एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, 100% एफर्ट्स नहीं है। आप बताओ क्या इन एफर्ट्स से, ये जो एफर्ट्स हैं इतने घंटे की पढ़ाइयों से यूपीएससी क्लियर हो सकता है? यूपीएससी तो छोड़ो, मतलब दूसरे एग्जाम्स भी क्लियर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो फॉर मी दिस इज़ टी माइनस स्टेज चल रही है। अब लाइफ टेक्स अनदर टर्न कि हमने प्रमोशन टाइम आ गया उस टाइम पे। अब ग्रेडिंग होती है गवर्नमेंट जॉब में, A1 मिलेगा कि A2 मिलेगा, उससे डिपेंड करेगा आपके प्रमोशन फास्ट होंगे, एक साल डिले होंगे। तो वहाँ मुझे चॉइस दी गई कि इफ़ यू डू दिस फॉर मी, बेसिकली बॉस की चाटो, तो मैं आपका A2 नहीं दूंगा, A1 कर दूंगा। मैंने मना कर दिया, भाई मत दो, रख लो अपने पास। नाउ इट इज़ कम्प्लीटली अनदर टर्न, एंड ये जो स्पाइक था ये एक और स्पाइक ले लिया, एंड नाउ कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम जॉब, एंड 14 Feb को आई वॉज इन दिल्ली, ठीक है। तो मेरे लिए टी माइनस से टी प्लस की जो स्टेज थी, ये अक्टूबर वाला फेज़ है, ठीक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ पे पढ़ाई बहुत तगड़ी चल रही है, ठीक है। यहाँ दिल्ली पढ़ाई इतनी तगड़ी है कि मैं 13 की नाइट को फ्लाइट पकड़ के 14 को दिल्ली पहुँचा, फिर भी 5 घंटे और 6 घंटे ये पढ़ाइयाँ हो रही हैं। हाँ, देन कम्स डाउट, यहाँ पे डाउट आता है जब आप सब छोड़ छाड़ के बैठते हो, वहाँ प्लान बी आपके माइंड में आता है कि यार एमटेक की डिग्री तो होने ही वाली थी, पार्ट टाइम की थी, तो वेंट बैक टू मुंबई, थोड़े से आईआईटी जाके जो भी करना है अपना कर कर आगे ख़त्म करो। एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, उसको आप माइंड में रखना, गवर्नमेंट जॉब का प्लान बी कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकता। तो मेरे लिए ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब थी, उसका प्लान बी तो डेफिनेटली यूपीएससी नहीं था। कई बार हम यूपीएससी की तैयारी इसलिए करते हैं कि यार लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ये वो, बट दैट शुड नॉट बी प्लान बी। प्लान बी आपका बिल्कुल अलग होना चाहिए कि मतलब मेरा प्लान बी अगर कुछ है, आज मैं उसके थ्रू पैसा कमा सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, सिंपल। तो अब उस स्टेज में जो टी माइनस से टी प्लस की जो स्टेज है, वहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, ये देखो बॉक्सेस रिलेटिवली भरे हुए हैं, यहाँ भरे हुए हैं, किसी रीज़न से यहाँ टाइम वेस्ट हो गया होगा। दिसंबर और जनवरी ये डिसाइडर है। यहाँ पे मैं 2-3 सब्जेक्ट बड़े बड़े ख़त्म कर चुका था, ठीक है। इकोनॉमी ख़त्म कर चुका था, मॉडर्न हिस्ट्री हाफ, इन्वायरमेंट पॉलिटी कुछ ऐसे कर चुका था, राइट। उस टाइम पे समझ में आता है कि अब हम रियल में रेस स्टेज में हैं, और टी स्टेज से, इस स्टेज से रैबिट स्टेज में हम जंप हो जाते हैं, टॉर्टोइज स्टेज वहाँ ख़त्म होती है, ठीक। अब जब रैबिट स्टेज आती है तो यहाँ एक ही चीज़ है, अगर आपके माइंड में उस टाइम पे कुछ भी सेकंड कंसर्न है, चाहे वो टाइम का हो या मनी का हो या प्लान भी हो, देन यू आर इन सीरियस डेंजर। मेरा आर स्टेज में जो एक फोकस्ड कंपटीशन था, स्पेशली जब फेब के बाद मार्च आ गया था, देर इज़ नो प्लान बी बिकॉज देर इज़ नो प्लेनेट बी। ये किसी की लाइन थी, मैंने बिल्कुल दीवार पे लिख दी थी, कुत्तों की तरह पढ़े, लक्ष्मी नगर रहे, फ्री फ्रॉम येलो बुक मार्केट, वो जो जीरोक्स मार्केट है, मतलब नहीं जाना है, ठीक है। प्री निकाला, वहाँ आती है एक मोहतरमा, वो कहते हैं ऑप्शनल तो हो जाता है, आंसर राइटिंग तो हो जाती है, एंड वहाँ ऑप्शनल बस किसी ने बोला कि ज्योग्राफी ऑप्शनल, जीएस से मैचिंग मैचिंग है, ठीक है, हो जाएगा। जीएस में 400 के आसपास मार्क्स आते हैं, राइट। जीएस में 400 के आसपास मार्क्स आते हैं, ऑप्शनल में 220 आते हैं, एस से स्टिल 140 138 समथिंग ऐसे मार्क्स थे, ठीक है। अब सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत तगड़े एफर्ट मारे, एंड ऑप्शनल के लिए जो भी पॉसिबल बुक्स थी, 25,000 के आसपास का अमेजोन पे एक सिंगल ऑर्डर मारा था सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल की बुक्स के लिए, एंड दैट कन्वर्टेड 220 से 300 प्लस मार्क्स हो गए। एसए में भी 140 से 150, आई थिंक 149 ऐसा कुछ स्कोर हो गया, एंड जीएस 4 भी उस दिन अच्छा था, नॉट बैड, आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 1 से बेटर था, फिर भी मेंस फेल। प्रॉब्लम जो स्ट्रेंथ थी जीएस, अगर उस पर भी मैं फोकस रहता 400 मार्क्स तो भी निकल जा, 6 मार्क्स से मेंस फेल। आप कहोगे ये सब क्या है, कुछ लोगों को प्रूफ चाहिए होगा,
मैं लिंक में डाल दूंगा, स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग का एक वीडियो पड़ा है वेबसाइट पे, वहाँ जाके देख लेना। और ये कि प्लेलिस्ट बनाई हुई है फेलियर स्टॉक, जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, राइट। तो ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट में भी ऑलमोस्ट यही कहानी, जीएस में 350, ऑप्शनल में 270, उस साल के ऑल इंडिया ऑलमोस्ट हाईएस्ट। अब जिन्होंने कॉपी किया ये स्ट्रेटजी, जैसे ऑप्शनल में मेरे 175 और 130 कुछ ऐसे मार्क्स हैं, अगले अटेम्प्ट में भी कुछ ऐसे ही मार्क्स हैं। आपको 297 रैंक की आप ऑप्शनल के मार्कशीट उठा के देखना, ये मेरे 156 और 115 कुछ ऐसे मार्क्स हैं। ये मार्क्स भी सिमिलर दिखेंगे, ऑल इंडिया पेपर 1 में हाईएस्ट, पेपर 2 एवरेज। क्यों? क्योंकि जो सिखाया वही लोगों ने सीख लिया। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों पर काम नहीं कर पाओगे, राइट, पॉजिटिव चीज़ों पे ही आप काम कर सकते हो, ठीक। बट अगेन ये बताने वाला भी कोई नहीं है उस टाइम पे, जब आर पॉजिटिव स्टेज भी है, कि अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस में कैसे कन्वर्ट ना होने दो। अब वहाँ प्रॉब्लम आती है दो चीज़ों की, एक है टाइम। यूपीएससी की प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हुई थी 27 आई थिंक 26 और 27 की स्टेज में। अब आई एम काइंड ऑफ पर्सन की, मतलब यार मैं लाइफ तो नहीं दे सकता यूपीएससी के लिए, 6 अटैम्प्ट तो नहीं देने हैं मेरे लिए, 3 या मैक्सिमम 4 अटैम्प्ट्स थे। फोर्थ अटैम्प्ट आई ट्राइड कि चलो ज्योग्राफी पेपर 2 इंप्रूव नहीं हो रहा है, जियोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है। तो बट फोर्थ अटैम्प्ट देने का कभी मौका नहीं मिला एंड आई क्विट कि यार ठीक है, लाइफ में कुछ और करेंगे, नॉर्थ इंडिया ही तो जाना है। डेफ में मैंने इंडियन पीओएस, इंडियन पोस्टल सर्विस भरी थी सेकंड या थर्ड चॉइस पे। आईएएस तो मतलब मुझे चाहिए नहीं था, कि मतलब मुझे घर के पास जाना है, लखनऊ या देहरादून में जाके सुअर की तरह पड़े रहेंगे हेड पोस्ट ऑफिस में। दिस इज़ द रियल रीज़न कि मैं एग्ज़ाम में अपेयर हो रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि टाइम मेरे लिए आउट हो गया। दूसरा मनी एक मेजर कंसर्न है। जब व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, उस टाइम पे जो भी मनी थी, घर दे दिया समथिंग, जो भी रीज़न है, आई वॉज इन ज़ीरो बैलेंस। जब मैं दिल्ली गया तो उस टाइम पे नेगेटिव बैलेंस था, क्रेडिट कार्ड का बिल आई थिंक 5-7,000 ड्यू था। उसके सहारे आप दिल्ली एक साल कैसे सस्टेन कर लोगे? तो कार्ड के लोन, एक लोन पे दूसरा लोन, दूसरे पे तीसरा, एक साल किसी तरह सस्टेन किया। सेकंड अटेम्प्ट में वापस जॉब पे जाना पड़ा। अगेन दैट इज़ अ ह्यूमिलिएशन, प्लस कोई चॉइस तो है नहीं, फैमिली से पैसा आएगा नहीं, ले नहीं सकते दोस्तों से, किसी से कुछ नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी क्लास 1 ऑफिसर हो, उसके अपने नेगेटिव्स भी तो हैं, राइट। तो अब आपको क्या करना है, हाउ नॉट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी में टाइम प्लस मनी, इन दो चीज़ों पे आपको ध्यान देनी है। टाइम मैंने आपको बता दिया, जो आपका टी माइनस, टॉर्टोइज माइनस स्टेज है, इस स्टेज को आप अगर मिनिमाइज नहीं कर सकते, मोस्टली लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत साल लगते हैं लोगों को ये डिसाइड करने में भी कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, राइट। बट इस स्टेज में अगर आपके माइंड में एक बार भी है कि मैं शायद कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, वहाँ पे आप मनी सेव ज़रूर करो, चाहे वो पॉकेट मनी हो या फिर जॉब के थ्रू। अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ की भी जॉब करते हो ना, तो भी सेव दैट, आपके काम आएगी प्रिपरेशन में, क्योंकि ये प्रिपरेशन एटलीस्ट 2 ईयर्स की तो है। आप कितने भी सस्ते कमरे में रहते हो या जॉब छोड़ के रहते हो, तो भी आप 10,000 पर मंथ तो चाहिए आपको, तो 2 साल का पैसा जुगाड़ लो, ठीक है। कितनी भी छोटी जॉब करते हो, उस टाइम पे जब आप बिल्कुल श्योर नहीं हो बट आपके माइंड में एक्चुअली भी है, उस टाइम पे आपको सेविंग्स पे ध्यान देना है, वो गलती नहीं करनी है। घर पे जितनी भी नीड है, ठीक है, आप घर से लो मत, बट घर पे दो भी मत, मेरा ये क्लियर कहना है। अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, तो आप ये सोचना तो पड़ेगा कितने साल प्रिपरेशन कर सकते हो, पैसे खत्म हो गए तो क्या करेंगे, जॉब छोड़ना सही डिसीजन है या नहीं है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और यूपीएससी प्रिपरेशन बिल्कुल साथ साथ चलेगी, कोई फेक मोटिवेशन नहीं है इसमें, सिर्फ रियलिटी है, ठीक है। यूपीएससी प्रिपरेशन की हिडन कॉस्ट क्या है? यूपीएससी का फॉर्म तो 150 रुपये का होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। डिस्पाइट फ्री, आप सिनॉप्सिस के कोर्सेज भी ज्वाइन कर लोगे ना, हो सकता है 10,000 में आपका सारा कुछ हो जाए, प्री मेंस ऑप्शनल सब कुछ हो जाए। फिर भी आपको कोचिंग की टेस्ट सीरीज देनी है, बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, रेंट चाहिए, फूड चाहिए, खाओगे तो, इंटरनेट चाहिए, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो जॉब छोड़ने पे चली जाती, ठीक है। सबसे बड़ी कॉस्ट ये है मेंटल प्रेशर, जब पैसा खत्म होने लगता तब। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से फोकस लूज होगा और प्रिपरेशन पे उसका डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो फुल टाइम जॉब करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहीं पे, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो फुल टाइम जॉब करके, 2000 फुल टाइम वर्किंग, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दूसरे जो नॉन वर्किंग है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनसे पूछना कितने घंटे पढ़ते हो, मोस्टली लोगों का आंसर आएगा लेस देन 5 आवर्स, 90% से ज़्यादा लोगों का। भाई क्या घास छिल रहे हो, फुल टाइम वर्किंग है, वो भी कह देंगे कि हम 4 से 5 घंटे पढ़ लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं पूरा वीकली।
तो इससे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। यूपीएससी एक फुल टाइम एग्ज़ाम है, जॉब के साथ पॉसिबल नहीं है, ये एक डेंजरस एडवाइस है। हाँ, जॉब के साथ कुछ टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर नहीं है तो यूपीएससी से पहले आप वहीं टूट जाओगे। ठीक है, सिलेक्शन से पहले बर्नआउट नहीं होना है यार, एक मैराथन है, आप बिना पानी के कैसे दौड़ लोगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि करोड़पति बन जाओ, फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ, ये कर लो वो कर लो, कोचिंग्स में पढ़ाने लगो। अपना बेसिक खर्चा खुद निकाल पाओ बिना प्रेशर के। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए वही है कि खाना, रहना, कोचिंग, टेस्ट सीरीज़ का पैसा और इंटरनेट का पैसा, क्योंकि आप ऑनलाइन कुछ कुछ करोगे। तो पेरेंट्स से पैसे मत लो। एक चीज़ होती है, पेरेंट्स आर लाइक इन्वेस्टर्स। आजकल हर दूसरा पर्सन अपना स्टार्टअप खोल के बैठा है। स्टार्टअप में प्रॉब्लम क्या है, जब आप फंडिंग ले लेते हो आप हर चीज़ के लिए आंसरेबल हो जाते हो। अगर आप पेरेंट्स से लगातार पैसा ले रहे हो तो उनके हर एक क्वेश्चन के लिए आंसरेबल हो। ठीक है, अगर आप 12th क्लास के बाद अपनी फैमिली से पैसा ले रहे हो तो वैसे ही तुमको डूब मरना चाहिए, मतलब शर्म करो। ठीक, बट जिस दिन आप पेरेंट्स से पैसा ले रहे हो, कई बार अगर आप गरीब बैकग्राउंड से हो, पेरेंट्स ने ऑलरेडी कुछ घर बेच दिया, ज़मीन बेच दी, ये भी केसेस होते ही है, आपको पता है, या लोन ले लिए, कब तक पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। डिफ़िकल्ट है ना। तो मनी आपको सेव करके रखनी है। प्रैक्टिकल मॉडल मेरा यही है कि जो आप इनिशियल फेज़ है वहाँ पे जॉब प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन करो, जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो जाओ, लाइफ में कुछ ऐसा किक ना मिल जाए कि अब सब कुछ जाए भाड़ में, यूपीएससी की तैयारी करनी है, उस दिन पैसा भाड़ में नहीं जा सकता। ठीक है, तो अपने उस टाइम पे स्टडी स्लॉट्स आप फिक्स करोगे, मॉर्निंग इवनिंग, ऑप्शनल प्रीलिम्स धीरे 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 करते रहो। 2-3 सब्जेक्ट भी कर लोगे ना पूरे, आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम लोग तो यूपीएससी की प्रिपरेशन लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 पढ़ के छोड़ देते हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ के। मैं लोगों को कहता ही नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी से शुरू करो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी पार्ट टाइम और फ्रीलांसिंग करते रहो, जब तक कि आपका प्री से 3-4 महीने पहले तक आप नहीं पहुंच जाते। उसमें जॉब्स हैं, आप देख लो अलग अलग, आजकल बहुत सारी जॉब्स हैं, उसमें मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, यूपीएससी विद सेविंग आपको 2 से 3 साल का बैकअप ज़रूर रखना है। अपनी अटेम्प्ट की लिमिट आप डिफाइन करके रखो। फैमिली का सपोर्ट मान के चलो नहीं मिलेगा, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मनी प्लस टाइम, ये 2 चीज़ें आप हमेशा रखोगे, मेंटल एडवांटेज आपके पास रहने वाला है इसका। यार जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, माइंड में आपके टाइम और पैसा और फैमिली और शादी और ये सब चल रहा है, कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, तब आप ये मान के चलो यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर यूपीएससी। ठीक, तो जो आपका फेज़ 1 है, कितना भी लंबा हो सकता है, इससे बहुत पहले से ये चल रहा है फेज़। एंड जो ये वाला फेज़ है कि यहाँ अब एक किक मिला है कि अब प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। इस फेज़ में जो ट्रांजिशन फेज़ है, जो मैं बेसिकली टॉर्टोइज माइनस से टॉर्टोइज पॉजिटिव कह रहा हूँ, इस फेज़ में आप 1 से 2 से 2.5-3 सब्जेक्ट आप कर लो, प्री के कर लो, मेंस के कर लो, ऑप्शनल के कर लो, कोचिंग ज्वाइन मत करो। ये आपका कोई भी टाइम हो सकता है, कोई भी ईयर। ठीक, और एग्ज़ाम प्री से 4 से 6 महीने पहले आपको प्री फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा। ये मान के चलो अगर आपका प्री निकल रहा है तो ऑप्शनल के लिए इतना टाइम ज़रूर होता है कि प्री और मेंस के बीच में कवर तो किया जा सकता है, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन तो है नहीं। आप पहले से तो प्रिपरेशन कर नहीं रहे हो, एनीवेज आप सेकंड अटेम्प्ट में जाने वाले हो, लेकिन जो चांस बनता भी है वो वहीं बनता है। ठीक है, तो आपको आंसर राइटिंग तमीज़ से सीखनी है। यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट आंसर राइटिंग, ये समझो। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो होपफुली जो मैं आपको अपना मैसेज देना चाह रहा था आप तक कन्वे हुआ होगा। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन यार, मतलब मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें, बट ये प्रॉब्लम्स हैं। आज किसी स्टूडेंट से बात हुई एंड कि मतलब ये करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी, क्या करे क्या ना करे, तो दिस शुड बी द स्ट्रेटजी। थैंक यू।